हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। आप कंटिन्यू क्लास देख रहे हो। इसके पहले हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था गति। उसमें क्या पढ़ा था? गति के तीन समीकरण। पहला समीकरण v बराबर u प्लस एटी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो उसी के रिलेटेड, यानी अगर आपको गति के समीकरण आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप गति के नियम, बल व गति के नियम चैप्टर 8 है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। पहला हेडिंग आएगा, इसमें बल ही है तो बल ही आएगा। तो पहले आप देखना बल क्या है, किस प्रकार बल लगाया जाता है। जब आप किसी भी वस्तु को उठाते हो तो उसके लिए भी बल लगाना पड़ता है। किसी वस्तु को खींचते हो, किसी वस्तु को धकेलना, ये सब सारे सब कुछ खरोचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो किसी वस्तु को किसी वस्तु को धकेलना, धकेलना में खींचना, धकेलना में खींचना, अपकर्षण या अभिकर्षण क्या कहलाता है? धकेलना में खींचना बल कहलाता है। अब उसी के अकॉर्डिंग किसी वस्तु को विराम की अवस्था में ही उसका स्वाभाविक अवस्था है, यानी कोई भी वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहिए या उसकी स्वाभाविक अवस्था है, ऐसी मान्यता है तब तक बनी रहती है जब तक कि गैलीलियो या आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में ये पूर्णतः भिन्न विभिन्न संकल्पना नहीं दी। स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। या तो वस्तु को रोकना है तो उसको उसके विरुद्ध में, यानी उसकी गति के विरुद्ध में बल लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद आगे देखेंगे, किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए उसे खींचना और धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है आदि। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया को बल की अवधारणा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इसी के आगे, किसी वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्ति हैं। इसी के द्वारा हमारे द्वारा बल लगाने में उनमें गति हो जाती है, यानी ये सब क्रिया या बल लगवाने पर उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। किसी वस्तु में वेग में परिणाम या वेग का परिमाण बदलने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे, किसी वस्तु यानी किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति बदल जाती है। बल के प्रयोग द्वारा क्या होता है? वस्तु को आकार भी बदला जा सकता है। आकार व आकृति बदलना, आकृति का बदल जाना, बदलना, आकार व आकृति का बदलना। आकार व आकृति किस प्रकार बदलती है? अब आप एक देखी होगी, कौन सी स्प्रिंग देखी होगी आपने? आपने स्प्रिंग देखी होगी, कुछ इस प्रकार की होती। अब इसके दोनों सिरों को पकड़कर खींचा जाए तो इसकी आकृति कैसे हो जाएगी? समझ में आ रहा है? इसकी आकृति कुछ इस प्रकार हो जाती है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। अब उसी प्रकार आपने कोई बलून देखा होगा। बलून का मतलब गुब्बारा, वो गोलाकार या अंडाकार होता है नेचुरली। जब उसको प्रेस किया जाता है या दबाया जाता है तो वो अलग ही शेप में आ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। अब बल की प्रकार की बात कर ली जाए तो वैसे बल दो प्रकार के थे, आपने पिछली कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे। कौन कौन से? संपर्क और असंपर्क बल। दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल संपर्क बल कहलाता है। संपर्क बल पुनः दो प्रकार का था, पेशीय बल और घर्षण बल। और असंपर्क बल तीन प्रकार का था। कौन सा? गुरुत्वीय बल, स्थिरवैद्युत बल और यानी चुंबकीय बल। तो इसी के अकॉर्डिंग उसमें अलग है। इसमें क्या है? एक तो है संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल व असंतुलित बल। असंतुलित बल, तो देखना किस प्रकार संतुलित और असंतुलित बल है। अब मैं बता रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना। संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर दो अलग अलग दिशाओं के द्वारा समान बल लगाया जाता है तो वह संतुलित संतुलित बल कहलाता है। और दो अलग अलग दिशाओं के द्वारा असमान बल लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल। किस प्रकार, आइए समझे किस प्रकार। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा संतुलित और असंतुलित बल किस प्रकार होगा। यहाँ पे ही देखो, अगर मान लो कि मैं कोई बॉक्स लेता हूँ, समझ में आ रहा है? ये कोई बॉक्स है। अब इसको या तो इस तरफ खींचना है या इस तरफ खींचना है। अगर मान लो इस तरफ खींचने में भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इस तरफ खींचने में भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? संतुलित बल कहेंगे। क्यों
क्योंकि दोनों दिशाओं में गति नहीं होगी, ये जहां पर है वहीं पे स्थिर रहेगा। ये बॉक्स क्या है, गति करेगा ही नहीं, क्योंकि बराबर बल लग रहा है और वो भी विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इसे क्या कह सकते हैं, संतुलित बल। इसे क्या कहेंगे, संतुलित बल। और बल के बारे में आपने पहले पार्ट में पढ़ रखा है, बल का सूत्र क्या था, बल को F द्वारा दर्शाया जाता है। F बराबर है किसी वस्तु के द्रव्यमान इंटू उसके त्वरण के गुणनफल को किससे लिया जाता है, बल द्वारा F बराबर m में। इसके दो घटक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। F है साइन थीटा, नहीं नहीं वो कार्य में होंगे, यानी कहने का मतलब हाँ कार्य के रूप फॉर्मूले या रूप में पढ़े तो वो होगा। इसमें तो F बराबर m ही होगा, m का मान आगे रखेंगे, m का मान तो m ही होता है, a का मान v माइनस यू अपॉन टी रख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आगे डेरिवेशन आएगा तो बता दिया जाएगा। संतुलित बल तो ये होगा। अब बात कर लेते हैं असंतुलित बल, तो किस प्रकार होगा असंतुलित बल वो भी देख लेना आप। मान लो वही कोई बॉक्स है, अब इस बॉक्स के दोनों तरफ से असंतुलित बल लगाना है। असंतुलित बल किस प्रकार लगाओ, इस तरफ मान लो 5 न्यूटन लगा रहे हो और इस तरफ आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, तो ये दोनों बल एक दूसरे समान तो नहीं है परिमाण में, तो इसकी बॉक्स की गति किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और इसे हम असंतुलित बल कहते हैं। तो अब आप किताब के अकॉर्डिंग बढ़ो, किसी पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसे पिंड की गति नहीं होती। इसमें क्या होगी, पिंड की गति नहीं होती है, और ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं। तथा यदि गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता है, दो विपरीत बल किसी पिंड को खींचते हैं, इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू कर देगा, अधिक बल वाली दिशा में खिसकना प्रारंभ कर देगा। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। उसके आगे, यदि घर्षण बल दो संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच, यदि घर्षण बल दो संपर्क सतहों के मध्य होता है तो उन्हें क्या कहेंगे, संपर्क बल। संपर्क बल में दूसरा कौन सा आ रहा है, घर्षण। तो अगर दो सतहों के मध्य यानी कहीं बक्सा जिस धरातल से टिका है उस सतह के मध्य और बक्से की सतह के मध्य जो भी विरुद्ध में बल लगेगा उसे क्या कहेंगे, घर्षण बल। उसके आगे देखो, बक्से को जोर से धकेलना है लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। इसमें क्या, अगर बक्सा नहीं खिसक रहा तो इसका मतलब है जो घर्षण लग रहा है वो संतुलित कर रहा है। अब लेकिन इसमें तो वैसे भी संतुलित, और संतुलन किस प्रकार करते हैं, आइए देखें संतुलन की। अगर इसके नेट बल की बात कर ले जाए तो दो अलग अलग दिशाओं का मतलब है, इसका अंतर 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा 0। और इसमें नेट फोर्स की बात कर ले तो अधिक में से कम को घटाना है, 5 न्यूटन, तो इसका नेट फोर्स आ जाएगा 5 न्यूटन। आगे बात कर लेते हैं किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, तथापि यह बल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल संतुलित हो। कब रह सकती है गतिशील, जब उस पर लगने वाला बल क्या हो, संतुलित। तथा अगर कोई नेट बल कार्य नहीं करता, अगर वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन होता है। आगे देखो, आगे देखो देखें, संतुलित है संतुलित पड़ा। अब आते हैं गति के नियम। अब गति के नियम में भी क्या है, पहले आइजैक न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे, लेकिन आइजैक न्यूटन ने ज्यादा खोज नहीं की, फिर भी थोड़ी बहुत उन्होंने बताया था जड़त्व के बारे में, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। लेकिन फिर आए थे न्यूटन जी, उनके इस सिद्धांत को आगे किया न्यूटन, न्यूटन के गति के नियम। अब आए न्यूटन के गति के नियम। तो पहला नियम था गति का प्रथम नियम, और टोटल 3 नियम दिए थे गति का प्रथम नियम। तो क्या होता है गति का प्रथम नियम, आप सुनो, जिन्हें जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व। अब इसको नेचुरली समझे तो किस प्रकार, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये तो गति का प्रथम नियम था, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझो किस प्रकार गति में रहेगी किस प्रकार नहीं रहेगी। आपने बस में यात्रा की होगी,
क्या होता है, जब अचानक बस स्टार्ट होती है या फिर हम बस में बैठे रहते हैं या बस में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं तो हम शरीर के आगे लगे पैनल से टकरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु तो अचानक है, वस्तु का मतलब बस तो अचानक विराम अवस्था में ब्रेक लगाने से आ चुकी है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा जो भी अभी भी गतिशील रहना चाहता है, और किसके कारण? जड़त्व के कारण, इसलिए वो आगे वाली सीट से लगे पैनल से टकरा जाता है। दूसरी कंडीशन कब होती? आप मान लो बस में खड़े हो, अचानक बस बिल्कुल विराम अवस्था में, और आप भी विराम, आपका शरीर भी विराम अवस्था में, तो क्या होता है, अचानक बस को चलाना स्टार्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, आपको पीछे की ओर धक्का लगेगा। क्यों लगेगा? आपका शरीर अभी भी विराम की स्थिति में रहना चाहता है, लेकिन वस्तु वस्तु का मतलब बस है वो गतिशील हो चुकी है, जबकि आपका शरीर अभी भी उस क्षण के लिए विराम अवस्था में था, इसीलिए पीछे की तरफ धक्का लगता है, और वो भी जड़त्व के कारण। अब एक कंडीशन और होती है, अब आपने यू टर्न लिया होगा, जब अचानक आप फुल स्पीड में, फुल भरी बस में, क्या होता है, फुल भरी बस में अचानक यू टर्न लिया जाता है तो बस है वो उस दिशा में झुक जाती है, जिस दिशा में वो टर्न होता है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि वो सामने की ओर गतिशील रहना चाहती है, जबकि आपने उसको क्या कर दिया है, मोड़ दिया। वो भी किसके कारण है? जड़त्व का कारण। यहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किसी बस के ऊपर रखा सामान बिना बांधे या फिर क्यों गिरने की, बांधा क्यों जाता है, या गिरने की संभावना क्यों रहती है? तो वही कि सामान है वो गतिशील बना रहेगा, जबकि बस को जब अचानक रोका जाएगा तो सामान की गिरने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको बांधा जाता है। अब इसके आगे आप थ्योरी सुनो किताब वाले के अकॉर्डिंग। वस्तु की किसी अनंत तल पर गति देखकर गैलीलियो का यह निष्कर्ष था कि जब कोई वस्तु बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वह एक निश्चित गति में चलती है। गैलीलियो ने क्या बताया? अगर उस पर कोई बाह्य बल न रहे तो वस्तु ये क्या है, गतिशील ही रहना पसंद करेगी। अब उसके बाद उसने कुछ प्रयोग भी किया, कंचे को दो अनंत तल बनाए और कंचे को गिराना स्टार्ट किया। तो पहले कंचे जितनी दूरी से लुढ़क कर आया उतनी दूरी तय करेगा, फिर दूसरी बार थोड़ी कम, तीसरी बार वही घड़ी वाले लोलक की बात है। अब आइजैक ने तो इतना ही बताया था, उसके बाद न्यूटन आए थे, न्यूटन ने बोला या न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने तीन मौलिक नियम दिए। किसी वस्तु की गति के पहले नियम को न्यूटन की गति का पहला नियम कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल अवस्था में एक समान रूप से गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरी लैंग्वेज सुनो, अपनी वस्तुएं, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था का विरोध करती है। क्या अवस्था परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। समान रूप से रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व। किसी मोटर गाड़ी की यात्रा करते समय अनुभव किया होगा, जड़त्व के नियम द्वारा जब मोटर गाड़ी रुकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं तो ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही रहना बना रहना चाहता है, और अचानक हमें आगे सीट के पैनल से टकरा कर घायल हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन, जब आप मोटर गाड़ी या मोटर बस में खड़े हो और मोटर बस अचानक चल पड़ती है तो उस कंडीशन में आपको पीछे की ओर झुक जाते हो या धक्का लगता है। तीसरी कंडीशन, जब कोई मोटर कार तीव्र गति से या गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। समझ में आ रहा है? या बस भी दूसरी तरफ झुकने लगती है। इसे भी जड़त्व का नियम से दोबारा समझा जा सकता है। अब आगे आता है जड़त्व या और द्रव्यमान। आगे क्या हेडिंग आती है? जड़त्व क्या है और द्रव्यमान क्या है? जड़त्व व द्रव्यमान, देखना देखे, जड़त्व और द्रव्यमान किस प्रकार है। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील। ये जड़त्व का नियम था, या पहला नियम था। वह अपनी मूल अवस्था बनाए रखना चाहती है, वस्तु का ये गुण उसका जड़त्व कहलाता है। और सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, ये भी देखते हैं कि समान होता है या नहीं होता है। जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से समझा जा सकता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण होता है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इसी प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। जड़त्व जितना होगा वह, यानी जड़त्व की माप क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है। अब दूसरा नियम समझेंगे इसी के अकॉर्डिंग आगे। गति का या न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, देखना देखें किस प्रकार होती है द्वितीय नियम।
जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है और वस्तु त्वरण उत्पन्न करती है या प्राप्त करती है। चलो समझो इसको किस प्रकार देखा जाएगा। अरे दूसरा नियम यह बताता है कि किसी वस्तु में संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग को क्या कहते हैं, संवेग। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल या बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग किताब वाले की थ्योरी समझो। वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। अब संवेग क्या होता है समझो देखें। संवेग है क्या, समय को p से किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसके वेग v के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आगे देखो, यही है आगे क्या देखोगे, इसे समीकरण एक नाम दे देना। p बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। आगे देखना, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। वो किस प्रकार आया, एम द्रव्यमान का तो क्या होगा किलोग्राम इंटू वी का क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर होगा यहाँ पर, वेग नहीं होगा स्क्वायर, राउंड में होता है स्क्वायर। आगे देखो, चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है इसलिए कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। आगे, वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें संवेग में परिवर्तन होता है। अब है गति का द्वितीय नियम का सिद्धांत या जो भी थ्योरी है वो। द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बाह्य बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। यह था द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम का गणितीय रूप है वो भी हम समझेंगे। द्वितीय नियम का क्या है गणितीय रूप, किस प्रकार है वह देखना आप। गणितीय रूप है, पहले थ्योरी पढ़ो। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्रमशः। अब हमने संवेग की उदाहरण से क्या देखा, संवेग की परिभाषा से क्या देखा था। अगर मान लो दो स्थानों पर देखना है, p1 का मतलब संवेग 1 m1 v1, p2 का मतलब क्या हुआ m2 और v2 आ गए, और u और v से ले रखा है तो आप क्या करोगे, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v ले सकते हो। तो p बराबर एम यू और एम वी भी ले सकते हो। आप क्या ले सकते हो, एम वी, जिनका दोनों का द्रव्यमान समान है, p1 और p2 है तो m1 m2 लिख दिया। फिर संवेग में परिवर्तन क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन किस प्रकार होता है, p2 माइनस p1 क्या होगा, बड़े में से छोटा जाएगा, p2 माइनस p1। p2 का मान क्या है mv और mu। और आगे देखना, संवेग में परिवर्तन की दर, दोनों में m कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, v माइनस u। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती, बल के। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, f के समानुपाती होती है। f इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। दर की बात कर ली जाए तो दर किसके बराबर होती है, अपॉन में टी आ जाएगा। अगर दर नाम आता है विस्थापन में परिवर्तन की दर तो वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर तो त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ संवेग में परिवर्तन है इस प्रकार। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं संवेग में परिवर्तन की दर।
तो इसके नीचे क्या जाएगा, टी आ जाएगा। और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एफ। अब मैं यहाँ से आगे करूंगा तो आपने इसका मान क्या रखना है, ए रखना है। तो एफ बराबर एम ए, समझ में आया। एफ इजिकल टू क्या आएगा, एम ए। अब ये समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो कोई स्थिरांक आता है बराबर के कोई स्थिरांक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के एम ए, इसी प्रकार आ जाएगा कोई थ्योरी। अब आगे देखेंगे, यहाँ ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी वेग में परिवर्तन की दर अर्थात जिसे त्वरण कहते हैं, के का एक अनुपातिक स्थिरांक है या अनुपातिकता स्थिरांक है। द्रव्यमान और त्वरण के एसआई मात्रक केजी और मीटर प्रति स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है। इसी प्रकार बल को उसके मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, तो 1 इकाई बराबर। अब आपको देखना है, अगर इसमें क्या इस समानुपाती नियतांक का मान 1 रखना है तो क्या आएगा, इसका मान डायरेक्ट के बराबर 1 रखना है तो एफ इजिकल टू एम है। ये फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था, वही है। बल का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये क्यों होता है, द्रव्यमान का तो होगा किलोग्राम और एक का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखना, जिसे कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु के उत्पन्न त्वरण तथा द्रव्यमान के गुणनफल के द्वारा व्यक्त, उस वस्तु के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब आगे देखो, इसमें किस प्रकार संवेग से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बचपन से ही क्वेश्चन एक ही पढ़ते आ रहे हो, पुराने पेपर उठा के देख लेना कि जब कोई खिलाड़ी या क्रिकेट खेलते हैं तो क्षेत्र रक्षक फील्डर था ना, फील्डर जब कैच लेता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। और क्यों खींचता है, संवेग को कम करने के लिए। संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी तो अपने आप ही हाथों पर चोट नहीं लगेगी, या फिर दूसरा कि के छूटने का चांस कम होगा। तो पढ़ना, क्रिकेट मैच में के दौरान मैच में मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेजी से गति से आ रही गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हुए देखा होगा, क्योंकि क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, इसी कारण तेजी से आ रही गेंद का प्रभाव हाथों पर कम पड़ता है, इसलिए हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार समीकरण है, एफ बराबर एम में है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से और कुछ देर का है, एफ इजिकल टू क्या देर का है, एम ए। फिर ए का मान रखना है एम वी माइनस यू अपॉन टी। फिर क्या देर का है, इस तरफ एफ चलेगा तो टी का पक्षांतर करना है, एफ टी इजिकल टू एम वी माइनस यू। यहाँ तक रखना है, ये समीकरण है, समीकरण के रूप में पूछे तो। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, उदाहरण 9.1। क्या उदाहरण 9.1 देख लो, एक दो उदाहरण, क्या पता समझ में आ जाए। और न्यूमेरिकल सवाल आएगा, 100% आएगा वार्षिक परीक्षा का। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे आप कैसे भी हो। और न्यूमेरिकल आपको पढ़ना ही होगा। दो तीन ही पार्ट है, एक तो कार्य और ऊर्जा वाले से आएगा, एक इससे आएगा गति या गति के या बल या गति के नियम से, या तो गति के समीकरणों से पूछा जा सकता है या गति के नियम के द्वारा। तो एक वस्तु, एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 2 सेकंड में नियत बल पर कार्यरत है। उसका वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 3 मीटर प्रति सेकंड है, 7 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 सेकंड में कितना होगा, तो देखना फिर किस प्रकार होगा। समय क्या लेना है, वही एफ इजिकल टू एम ए। फिर एम की ए की जगह क्या लिखना है, वी माइनस यू। ये क्यों रखते हैं, वेग में परिवर्तन हुआ, समझ आ रहा है। फिर एफ टी इजिकल टू क्या लिखना है, या डायरेक्ट रखो यहाँ पे, क्या रखोगे, कितने किलोग्राम की वस्तु है, 5 केजी की वस्तु है। फिर 5 केजी की तो वस्तु है, फिर 7 में से 3 गए तो 7 मीटर प्रति सेकंड में से 3 मीटर प्रति सेकंड गए तो नीचे समय कितना है, पहले 2 सेकंड लेना है, फिर 5 सेकंड के लिए भी निकालना है। अगर 2 सेकंड लेते हैं तो क्या रहता है, यहाँ पर कितना रहेगा, 4, 4 में 2 का 2 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। अब 5 सेकंड के लिए निकालना है, 5 सेकंड के लिए किस प्रकार निकालोगे,
और 5 सेकंड के लिए कब निकालना है? यदि वस्तु का बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, अंतिम वेग 0, अंतिम वेग का मान 0 करना है और 5 सेकंड लेना है। तो 3 और 5, 5 से 5 चला जाएगा। तो कहने का मतलब अंतिम वेग, सॉरी यहाँ पर अंतिम वेग ये पीछे वाला है, तो 7 तो आगे वाला रहेगा और 0 हो जाएगा। फिर क्या रहेगा? यहाँ पर 5 आएगा, 5 से 5 काट दिए जाओगे, फिर क्या होगा? 7 नहीं आएगा। इसका आंसर किस प्रकार आएगा मैं बता रहा हूँ, वापस देखना आप अच्छे से। पहले वाले में क्या है? वस्तु के प्रारंभिक वेग 3 है, 3 से बढ़ाकर 7 हो जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग 0 है, यानी 7 की जगह 0 होगा। तो फिर किस प्रकार आएगा इसका मान? इसका मान आ जाएगा -3 v माइनस यू बराबर एफ टी अपॉन एम। कुछ इस प्रकार समीकरण में आपको अंतिम वेग 0 दे रखा है, तो 0 -3 मीटर प्रति सेकंड। एफ का मान अभी आया था 10 न्यूटन। टी कितना लेना है? 5 सेकंड। एम का मान कितना लेना है? 5, 5 से 5, यहाँ पर 10 है। समझ आ रहा है? इस 10 को उस तरफ, इसको 3 को पक्षांतर करने पर वो मान कितना आएगा? 10 + 3 बराबर 13 न्यूटन। आगे वाला 9.2 देखें। 9.2 देखें, इसमें क्या होता है? लिखने का भी तरीका होता है। तरीका किस प्रकार होगा था? पहले जो भी दिया हुआ है एक साथ लिख लो, फिर जो ज्ञात करना है उसको लिख लो। यह किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, यानी F बराबर एम ए दे रखा है, तो F इजिकल टू एम ए। एम का मान पहले 2 है और ए का मान है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 न्यूटन होगा। दूसरी दूसरी की बात कर ली जाती है तो 4 केजी की वस्तु है और उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका कितना आ जाएगा? ए फिजिकल टू एम ए वाला है, तो पहले वाली में ज्यादा होगा, इसमें 8 न्यूटन ही होगा। द्रव्यमान ज्यादा तो इसका है, लेकिन इसका कम है, फिर भी इसका त्वरण अधिक होने की वजह से इसका ज्यादा होगा। तो आगे वाला देखो, F1 ज्यादा होगा F2 की तुलना में। आगे उदाहरण कौन सा है? उदाहरण है 9.3। तो देख लेना, एक कार को 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के पश्चात 4 सेकंड में रुक जाती है। आपको पता होना चाहिए कितनी प्रारंभिक वेग कितना होगा, यानी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटे, और ब्रेक लगाने पर 4 सेकंड में रुक जाती है। यू का मान कितना दे रखा है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। वी का मान कितना दे रखा है? 0। और फिर समय कितना दे रखा है? समय 4 सेकंड। उसके बाद कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान कितना है? कार का 1000 kg। अब आपको निकालना क्या है? बल की गणना करनी है। F इजिकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो एम कितना है? 1000, वी माइनस यू। अब इसको 5/18 से गुणा कर दो आप, क्योंकि कल ही बताया था मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। 18×5 = 90, 18 × 6 = 108, 6 पंजा की 30 मीटर प्रति सेकंड। तो v माइनस वी कितना है? 0, माइनस का 30 मीटर प्रति सेकंड अपॉन टी का मान कितना है? 4 सेकंड। फिर देखो 4 का 100 में 25 बार, 250 बार चला गया। फिर है 25 थी 75, 75 3 2 0 है, तो 2 0 लगा दो। 7500 माइनस के न्यूटन। ये माइनस क्यों आया? गति की दिशा विपरीत होने की वजह से। तो इसका मान कितना आएगा? 7500 न्यूटन, 7500 न्यूटन। आगे देखो किस प्रकार दे रखा है जो भी है। अब है तीसरा नियम, गति का तृतीय नियम जो भी है, इसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन न्यूटन की गति का तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। समझ आ रहा है? तो पहले इसको समझो। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल हम विपरीत दिशा में हमारे पर लगाती है। ऐसे ही क्रिया, यानी किसी वस्तु को जब हम धक्का देते हैं तो वो भी हमें वापस धक्का देगी। किसी वस्तु को खींचते हैं तो वो दूसरी दिशा में हमें भी खींचेगी। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे?
अगर आपको किसी दीवार पर गेंद मारनी है तो गेंद टिप्पा मारकर वापस आती है आपकी तरफ, इसका मतलब है दीवार भी आप पर उतना ही बल लगाती है। समझ में आ रहा है? तो इसमें किताब की थ्योरी देखो, गति के तीसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर तात्क्षणिक यानी उसी क्षण बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। इसके आगे अब क्रिया प्रतिक्रिया नियम किस प्रकार होता है, इसके एग्जाम्पल, बंदूक द्वारा गोली छोड़ना पर कंधे का पीछे की ओर आना, क्योंकि इसमें क्या होता है, और एक अगर नाव से दूसरी वस्तु पर छलांग लगाते हो तो नाव के मुंह का पीछे की ओर मुड़ना, ये भी इसका उदाहरण है। देखना इसमें किताब में दे रखा है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में समान होते हैं फिर भी ये एक दूसरे के परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमानों की वस्तुओं पर कार्य कर सकता है। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित किया जाता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाएगी। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है और नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल पीछे की ओर धकेलता है। इसी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है? आपका चैप्टर यही कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अगर दो एक संवेग संरक्षण टॉपिक बच रहा है वो भी देख लेना। संवेग संरक्षण का मतलब समय को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, और किस प्रकार नहीं किया जा सकता वो देख लेना। कोई दो वस्तुएं हैं गणितीय रूप में देख लेना, दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 यानी ma और mb है, उस पर लगने वाला v1 और va और vb होगा, तो फिर क्या होगा, जो भी होगा देख लेना। पहले एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए वी ए माइनस यू ए। एफ बी क्या होगा, एम बी वी बी माइनस यू बी, कुछ इस प्रकार होगा। फिर क्या होगा, फिर आपको क्या करना है, एफ ए माइनस एफ बी करना है। समझ आ रहा है? फिर क्या होगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए यू ए प्लस एम बी और यू बी होगा। तो कहने का मतलब इसे टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के पश्चात का संवेग भी लिया जा सकता है। और टक्कर किसमें होगी, दो अलग अलग प्रकार के पिंडों में होगी। टक्कर का पहले का मतलब है एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, इसे एम ए और इसे एम बी, एम ए एम बी अलग अलग है। ये यहाँ पर टक्कर हो रही है और टक्कर के पश्चात क्या होगा, दोनों एक जगह हो जाएंगे, एम ए प्लस एम बी। तो टक्कर के पहले का समय और टक्कर के पश्चात का समय इसी प्रकार लिया जाता है। फिर दो वस्तुओं के समय का योग टक्कर के पहले और टक्कर के बाद बराबर रहता है। जब उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। फिर इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर है वो आप कर लोगे। फिर अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर बात कर लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला है गति का प्रथम नियम, वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम ही रहेगी, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील रहना ही पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा, जब वस्तु द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध जड़त्व कहलाता है। कोई वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, द्रव्यमान क्या है, उसके जड़त्व की माप। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है द्रव्यमान का, किलोग्राम। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करेगा, यानी कोई वस्तु पर जिस तरफ गति हो रही है उसकी विपरीत दिशा में ही घर्षण बल लगेगा, यह सार्वभौमिक सत्य बात है। फिर है दूसरा नियम गति की, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होता है। बल का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम
SI मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होता है, और ये किसके बराबर होगा, न्यूटन के बराबर होगा, न्यूटन ही SI मात्रक होता है। तथा जिसे n से 1 न्यूटन बल अगर किसी वस्तु पर 1 किलोग्राम वस्तु यानी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तथा उसके त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड लग रहा है, तो इसके गुणनफल को क्या कहेंगे, 1 न्यूटन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब आए गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह दोनों वस्तुओं का कार्य करती है और किसी विलग निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है, जिसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आगे प्रश्न उत्तर है जो आप कर लोगे। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी अच्छा पार्ट लगा हो। धन्यवाद।